तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, जो लोग लाइव में हैं और जो लोग कुछ यहाँ भी आ गए हैं मास्क लगा के सेफ डिस्टेंसिंग के साथ। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। लेट होने के लिए थोड़ा सा माफ़ी, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से लेट हो गया है। अभी स्टार्ट करते हैं। लाइट चली गई थी तो वाईफाई की दिक्कत आ गई थी, तो जो लोग चैट में गालियाँ दे रहे हैं प्लीज़ बंद करें और अब ध्यान दें कि हम लोग मॉडर्न स्टार्ट करें फिर। ठीक है, सभी लोग आ गए हैं, बाकी लोग भी आप बता दो अगल बगल वालों को कि स्टार्ट हो गई है। जो लोग आके लौट गए हैं नाराजगी में, फ़ोन करके बता दो भैया कि क्लास स्टार्ट हो गई है। सभी लोग आ जाएं तो मैं स्टार्ट करूं। तो हम लोग मॉडर्न का रिवीजन करने वाले हैं, है ना। और इससे एक्चुअली मॉडर्न जैसा कि देख रहे हैं इसमें, भैया थोड़ा सा कैमरा टर्न करना पड़ेगा बीच बीच में क्योंकि इसमें भी दिखाना है ना। तो पूरे फिजिक्स में मॉडर्न को काफ़ी आखिरी में जगह मिलती है। जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, भैया थोड़ा टर्न कर दें कैमरा इसकी तरफ, है ना। हालांकि हम लोग थोड़ा स्टार्ट में पढ़ रहे हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ जो पुरानी चीज़ें हैं मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा, है ना। रिवीजन में भी थोड़ा रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी क्या, मॉडर्न से पहले जितनी फिजिक्स है वो मॉडर्न नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। और इस अकेले सेक्शन को हम लोग मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। तो कभी किसी ने सोचा है कि भैया इसमें ऐसा मॉडर्न क्या है जो पहले नहीं था। तो अगर मैं एक बड़े अंतर की बात करूं तो मॉडर्न फिजिक्स में मॉडर्न ये है कि इससे पहले जब वेव होती थी तो वो वेव होती थी, उसके अंदर वेव कैरेक्टरिस्टिक, उसके अंदर सुपरपोजिशन, रिफ्लेक्शन, ये सारी बातें हम लोग करते थे। वो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी होता था। और जब से हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं तो वेव वेव नहीं रह जाता है, उसके अंदर पार्टिकल जैसी कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है ना। और इस पार्टिकल जैसी, मैं पार्टिकल क्यों नहीं कह रहा हूं, क्योंकि पार्टिकल लाइक, पार्टिकल में क्या होता है, पार्टिकल में मोमेंटम होता है। तो इस वेव के अंदर भी मोमेंटम हो सकता है। ये पहली बार हम इस फिजिक्स में एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए ये क्या है, मॉडर्न फिजिक्स। वेव के अंदर पार्टिकल लाइक, जिसको हम लोग क्वांटा बोलते हैं, है ना, या फोटोन बोलते हैं। और पार्टिकल के अंदर, पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन की क्राउड के अंदर हम वेवलेंथ जैसी बातें करने लगते हैं। यानी पार्टिकल के अंदर भी वेव कैरेक्टरिस्टिक होती है। यही इस फिजिक्स में नया है ना। पार्टिकल के अंदर कैसी वेव कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ने लगते हैं, यानी इसमें हम लोग वेवलेंथ की बातें करने लगते हैं। ये इस टॉपिक में बड़ा चेंज है ना। जब तक हम क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं वो पूरी फिजिक्स अबाउट न्यूटन की फिजिक्स के आसपास बोली जाती है, जिसमें हम मैक्रोस्कोपिक डिस्कशन करते हैं, यानी बड़ी बातें करते हैं, बड़े ऑब्जेक्ट्स की बातें करते हैं। जनरली बहुत छोटे सेक्शन पे, या हम कह सकते हैं माइक्रो लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बातें कम करते हैं। तब तक क्लासिकल है। और जब से हमने मॉडर्न फिजिक्स, तो उसमें एक्सट्रीम लेवल डिस्कशन चलते हैं, एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड या बहुत हाई वेलोसिटी। हम नहीं कहते कि मास भी वेरिएबल है, अगर वो स्पीड ऑफ लाइट के आसपास चलने लगे। तो क्या हम इससे पहले वाली फिजिक्स में कभी मास को हम वेरिएबल मानते हैं? हम मान के चलते हैं कि नहीं, मास है ना हमेशा एक जैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये सच है कि नहीं है? नहीं है, ये सच नहीं है। तो ये एजम्पशन कब आता है? मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं पुरानी फिजिक्स और नई फिजिक्स में क्या अंतर है। तो यार पुरानी फिजिक्स का कुछ चीजें मैं यहाँ बताना चाहूंगा, क्योंकि उसके बिना आगे का डिस्कशन करना मुश्किल हो जाएगा। एक चीज ये कि अगर कहीं पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से जनरेट होती है? सबको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से जनरेट होती है। चार्ज की वजह से। कोई चार्ज या चार्ज का सिस्टम होगा, उसकी वजह से एक इन्फ्लुएंस को हम लोग ऑन पेपर दिखाते हैं, है ना यार। ये इन्फ्लुएंस है जो कौन महसूस कर सकता है? चार्ज महसूस कर सकता है। अगर यहाँ पे मैंने ई की इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम, यानी वो पर कूलाम पे लगने वाला फोर्स होता है। तो अगर मैं यहाँ पर क्यू कूलाम का चार्ज रख दूं, पॉजिटिव चार्ज रख दूं, तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा? यार ये पर कूलाम पे लगने वाला फोर्स है, तो क्यू कूलाम पे लगने वाला फोर्स कितना होगा? क्यू इंटू ई। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहां लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग,
और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स कहाँ लगेगा, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये एक बात है जो मॉडर्न फिजिक्स में बार बार आने वाली है, तो हमें पता होना चाहिए। क्लियर है। एक और बात जो पुरानी फिजिक्स से मैं उठाऊंगा कि अगर कहीं बी की मैग्नेटिक फील्ड है ना, और वहां अगर कोई क्यू का चार्ज वी स्पीड से परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड चलता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। अभी केवल इसके फॉर्मूले पे हमारा इंटरेस्ट है, और ये फोर्स कितना होता है, कोई बताएगा कितना, क्यू वी बी साइन 90। खैर मैं 90 मान के चल रहा हूँ, 90 वाला डिस्कशन आना है इसलिए मैंने ये उठाया है। फोर्स कितना होगा, क्यू वी बी। क्लियर है। तो एक बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को फोर्स, है ना, और दूसरी बात मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स तभी लगता है जब चार्ज मोशन में होता है। इतनी बात क्लियर है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाला एक टॉपिक रहता है अर्ली फिजिक्स में, वहां हम लोग बात करते हैं कि रेडिएशन के अंदर फोर्स देने की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, और वो फोर्स का फॉर्मूला होता है आई ए बाई सी। ये फॉर्मूला मैं सीधे मान लूं, कोई दिक्कत है। आई यहाँ क्या है, इंटेंसिटी, और ए क्या है, हाँ आई इंटेंसिटी है। अभी हम इंटेंसिटी के बारे में और बात करेंगे। ए क्या है, एरिया है। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अगर एफ आई ए बाई सी होता है तो फिर प्रेशर कितना होता होगा, अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर दें तो वो कितना आ जाएगा, आई बाई सी, जिसको हम लोग रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पुरानी बातें हैं जो हमें यूज करना है। एक और बात, यही बता देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन है। अगर कहीं पर V का वोल्टेज डिफरेंस है, मान लिया मैं कहता हूं इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में V का वोल्टेज डिफरेंस है और D के डिस्टेंस है, तो क्या बताओ V का वोल्टेज डिफरेंस, D की डिस्टेंस और E की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिलेटेड होती है। हाँ, E, यस, खैर E के मैग्नीट्यूड पे हमारा इंटरेस्ट है, तो E इक्वल टू वी बाई डी होता है, या V की जरूरत पड़े तो क्या होता है, E इंटू डी। E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, D क्या है डिस्टेंस, ठीक है। अगर इस E की इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई Q चार्ज रख दिया जाए, मैं अभी फिलहाल पॉजिटिव मान के चल रहा हूं, तो बता पॉजिटिव Q चार्ज इस दो टर्मिनल के बीच में अगर छोड़ दिया जाए तो क्या बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको फोर्स लगाते लगाते लगातार स्पीड बढ़ाएगी, तो टकराने से पहले उसकी अच्छी खासी स्पीड हो जाएगी। स्पीड आई है तो मतलब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी आई है। तो हम एनर्जी के टर्म में बात करते हैं यार, बी का वोल्टेज क्या होता है कि वो एक कूलाम को एक जगह से दूसरी जगह कितनी एनर्जी देता है। बी की डेफिनेशन ही यही है कि वी वोल्टेज क्या बताता है कि वो एक कूलाम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में वी की एनर्जी देता है। तो क्यू कूलाम को कितनी एनर्जी देगा, हाँ, क्यू इंटू वी, और किस फॉर्म में देगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो अभी ये स्टेटमेंट बहुत एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें थोड़ा सी बात हम और कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को मोशन के फेवर में लगाई गई है, नहीं बेसिकली मोशन बढ़ाने के लिए लगाई गई है, तो इतनी एनर्जी फेवर में मिलेगी। अगर ऐसा हो सकता है कि कोई चार्ज ऐसे छोड़ दिया जाए और फील्ड उसके खिलाफ हो, तो क्या इतनी काइनेटिक एनर्जी का उसमें डिक्रीमेंट हो जाएगा। यानी ऐसे समझे कि वी वोल्टेज जब कभी आता है तो वो एक कूलाम को कितनी एनर्जी देता है, तो क्यू कूलाम को कितनी देगा, क्यू इंटू वी, फेवर में भी और अपोज में भी। क्या इतनी बात क्लियर है। नो डाउट अभी मैं पॉजिटिव कह रहा था, तो पॉजिटिव टर्मिनल पे उसको रिपल्शन मिलता है, यहां से छोड़ा जाएगा तो वेलोसिटी गेन करेगा, और नेगेटिव अगर यहां छोड़ा जाएगा तो वेलोसिटी गेन करेगा, कितनी, क्यू इंटू वी। क्या इतनी बातें मैं मान के चल सकता हूं, ठीक है। थोड़ा स्पीड में अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ऑनलाइन क्लास है तो मैं नोट करने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, लोग स्क्रीनशॉट लेने की क्लास में है। हटा दे भाई।
बेटा क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए बदल ले, वो 144p पे लगा होगा आपके डेटा के हिसाब से। तो अगर आप 720 पे कर लेंगे तो क्वालिटी अच्छी आ जाएगी। क्वालिटी यहाँ से सही जा, बाकी लोग अपना देखें, ठीक है। ये क्वालिटी इंक्रीज करो, किसने बोला है? हटा दे भाई। तो ये कुछ पुरानी बातें हैं जो मॉडर्न फिजिक्स में यूज होने वाली हैं, है ना। तो अब नई बातें क्या है वो हमें देखना है। मैंने कहा मॉडर्न फिजिक्स मॉडर्न इसलिए है क्योंकि बहुत कुछ चेंज होने वाला है, और वो चेंज कहीं ना कहीं पहले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करते हैं जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। यानी यहीं पे हम बात करते हैं कि पार्टिकल ना होके उसके अंदर वेव कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, और वेव के अंदर पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है ना। जरा यहाँ कैमरा कर दे जरा। तो मॉडर्न फिजिक्स को हम लोग ये मेन 5 सेक्शन में पढ़ते हैं। एक्सरेज नीट के सिलेबस में पता नहीं क्यों नहीं मेंशन्ड है, कभी बार क्वेश्चन आ जाते हैं छोटे मोटे, है ना। जबकि एक्सरेज का तो मेडिकल वालों को बहुत रोल होता है। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक्सरेज, न्यूक्लियर फिजिक्स, रेडियो एक्टिविटी। तो अभी हम कहाँ एंट्री करने वाले हैं? वेव पार्टिकल ड्युअलिटी पे, है ना। और वेव पार्टिकल ड्युअलिटी में हम लोग 2 सेक्शन बना रहे हैं। क्या सेक्शन है? पहला कि वेव के अंदर पार्टिकल नेचर होता है यानी क्वांटम नेचर होता है, और दूसरा क्या? पार्टिकल के अंदर वेव नेचर होता है। तो इन 2 सेक्शन में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो थोड़ा चार्म बनाए रखें, है ना। लोग आके वेट करके चले गए हैं, उनको फिर से बुला लें। तो भी यार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये टॉपिक का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो से क्या मतलब है यार? फोटो से फोटो लेना सा नहीं है। कुछ लोगों के दिमाग में फोटो के नाम से सेल्फी चलने लगता है। फोटो का मतलब लाइट से है, और ब्रॉडर सेंस में हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से है। इलेक्ट्रिक से मतलब है कि लाइट की वजह से कुछ इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट मतलब कि लाइट करंट फ्लो करा सकती है, लाइट इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती है ना। तो इस टॉपिक में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक से यही मतलब है कि फोटो की वजह से, लाइट की वजह से करंट आता है या वो इलेक्ट्रॉन का एमिशन करता है, ठीक है। तो इस टॉपिक की कुछ एक ब्रीफ हिस्ट्री है कि कैसे कैसे जो एनसीईआरटी है उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ साइंटिस्ट का नाम लिया है, तो मैं थोड़ा थोड़ा बातें उनकी जरूर करूंगा। तो यार मेन हमें जो डिस्कशन करना है कि जितने भी मैथमेटिकल पैटर्न है वो उनको हमें समझ लेना है, क्योंकि 90% क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्मूले पे आते हैं, उसकी हिस्ट्री पे या उसकी डेट पे या साइंटिस्ट के नाम पे ना के बराबर आते हैं। मतलब 2% चांसेस है किसी साइंटिस्ट के नाम पे क्वेश्चन आएगा, लेकिन कम से कम उसकी हमें थीम पता होना चाहिए कि उसने क्या बताया। जैसे थॉमसन का नाम बहुत लिया जाता है एनसीईआरटी के शुरू में, मॉडर्न फिजिक्स के शुरू में थॉमसन का नाम है, और एक मिलिकॉन का नाम है। थॉमसन का नाम क्यों है? थॉमसन ने क्या बताया था? हाँ, ये थॉमसन का सेटअप है। थॉमसन ने पहली बार इलेक्ट्रॉन, बेसिकली तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी है? हाँ, थॉमसन ने। एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ये डिस्चार्ज ट्यूब नहीं है, ये थॉमसन का दूसरा अरेंजमेंट है। मैं डिस्चार्ज ट्यूब दिखा देता हूं। ये डिस्चार्ज ट्यूब है। तो ऐसे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, वैक्यूम ट्यूब के अंदर बहुत लो प्रेशर पे, है ना, लगातार पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते गए थे और लगातार वोल्टेज डिफरेंस बढ़ाते रहे। 10⁵ न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में हवा के अंदर इलेक्ट्रॉन आयनाइज हो गए थे, और पहली बार दर्ज किया गया था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रेवल करते हैं, और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ग्लो आ गया था।
तो ये किसने डिस्कवर किया था? थॉमसन ने। हमें याद रहना चाहिए कि ये डिस्कवरी किसने करी थी? थॉमसन ने। ज्यादा ज्यादा नाम पे क्वेश्चन आएगा। और कैथोड रे उस समय नाम दिया गया था, और कैथोड रे यानी क्या? कैथोड रे मतलब इलेक्ट्रॉन की बीम। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब एक लाइन में चलते हैं, है ना, क्योंकि वो कैथोड वाली प्लेट से निकले थे, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया था? कैथोड रे। बात क्लियर है? ये कुछ नाम पे क्वेश्चंस हैं, इसके चांस बहुत कम होते हैं, इसलिए हम इससे ज्यादा इसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है। अगली बात मैंने कहा कि थॉमसन ने E/M की डिस्कवरी करी थी, उसका मैंने अभी सेटअप दिखाया था। उस सेटअप में बेसिक बात क्या है? हाँ, तो बेसिक बात उसमें, हाँ, उसमें उसने E/M का डिस्कशन किया था। एक मिनट सेटअप आ जाए। ये इसमें देखो जरा, एक एक क्वाइल है जो एक प्लेट को गर्म करेगी, जिससे इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। ये क्वाइल से भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है और प्लेट को गर्म करके भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, जिसको बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। एक लो टेंशन बैटरी लगा के, लो वोल्टेज लगा के, इस क्वाइल से करंट का, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो सकता है। उस इलेक्ट्रॉन को ये प्लेट अट्रैक्ट करती है। पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। यहां बहुत हाई वोल्टेज लगा के, पूरा वोल्टेज नहीं है, बहुत हाई वोल्टेज लगा के इन इलेक्ट्रॉन को एक्सीलेट कराया जाता है। मैंने अभी अभी बताया कि के की काइनेटिक एनर्जी आती है अगर वी का वोल्टेज आता है ना। तो इन इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां Q इंटू वी की काइनेटिक एनर्जी मिली। कितनी? Q इंटू वी की, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन का E होता है तो E इंटू वी की। क्या हम कह सकते हैं E इंटू वी इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर, यानी यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनके अंदर E इंटू वी की काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या हम स्पीड निकाल सकते हैं? खैर, स्पीड निकालना हमारा मकसद नहीं। इस पे बेस्ड कभी भी कोई बात कर सकता है, सेटअप की याद दिला सकता है लैंग्वेज में। अगर हमने सेटअप नहीं देखा है तो लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। ठीक है। इसके बाद इसको एक कोऑर्डिनेटर की मदद से शार्प बीम बना दी जाती है। ये शार्प बीम बना दी जाती है। ये शार्प बीम या तो ऊपर जा सकती है या तो नीचे जा सकती है। उसको कंट्रोल करने के लिए दो प्लेट्स होती हैं। ये कैपेसिटर प्लेट जैसी हैं। यार, एक प्लेट हाई पोटेंशियल पे होगी, पॉजिटिव पोटेंशियल पे, और एक नेगेटिव पोटेंशियल पे। तो क्या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा? यार, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो उसके सीधे रास्ते को वो टर्न कर सकता है। तो अभी मैं कह सकता हूं कि यार ये डिवाइस एक्टिव है। ये क्या बीम को नीचे टर्न करा पा रहा है? किस वजह से? इसी नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से। या ये पोटेंशियल डिफरेंस जो प्लेट के में आया है, उसने नेगेटिव वाले ने रिपेल किया है, पॉजिटिव वाले ने अट्रैक्ट किया है, इसलिए वो नीचे चला गया है। ठीक है यार। तो अभी यार यहाँ एक क्वाइल जैसा दिख रहा है। ये क्वाइल कौन सा फोर्स लगाती है? ये क्वाइल मैग्नेटिक फोर्स लगाती है और इसके अपोज में लगाती है। बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, मैग्नेटिज्म में ये बातें करी जाती हैं। तो यार, अगर मैग्नेटिक प्लेट भी एक्टिव हो जाए और ये प्लेट भी एक्टिव हो जाए तो इस बीम को सीधा किया जा सकता है। मतलब क्या है? दो तरह के फोर्स है जो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा? Q इंटू ई का। और मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? QVB का। क्या दोनों फोर्स अगर हम बराबर कर दें, कौन कौन से? Q इंटू ई। चलो मैं यहां बता देता हूं। एक फोर्स है Q इंटू ई और एक है QVB। तो क्या Q से Q कट जाएगा, वेलोसिटी का आंसर आएगा E/B। यार, एक डिस्कशन ये है, QE किसने लगाया? वो जो दो पैरेलल प्लेट्स हैं उन्होंने लगाया। और QVB किसने लगाया? जो क्वाइल है उसने लगाया। क्या बताओ, इससे हम V ला सकते हैं? और एक इक्वेशन हमने बताई कि E इंटू वी इक्वल टू क्या? हाफ एम बी स्क्वायर। तो क्या इस डिस्कशन से हम लोग E/M कैसे ला सकते हैं, जरा देख लेते हैं। क्या V को हमने अपने सेटअप में बैटरी के जरिए दिया है, तो V एक नोन चीज है कि नहीं है? अरे, V एक नोन चीज है। M किसका मास है? इलेक्ट्रॉन का। E किसका चार्ज है? यार, E/M के अलावा उस समय तक सब कुछ नोन था नहीं। क्या बताओ, V बैटरी का वोल्टेज है, वो नोन है। E इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी बैटरी की मदद से लाया जा सकता है। B मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी नोन है। तो क्या E/M का कैलकुलेशन हो सकता है? इतनी मैथमेटिक्स किससे एसोसिएटेड है? थॉमसन वाले सेटअप से। याद रहेगा। ठीक है। तो हर सेटअप से थोड़ी थोड़ी मैथमेटिक्स हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, है ना, कि कैसे आई है। तो उसके टर्म से फैमिलियर हो जाएंगे। जब भी लैंग्वेज आएगी तो हमें समझ में आ जाएगा इस लैंग्वेज का मतलब क्या है। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट करने वाले नोट कर लें। हटा दे भाई। तो यार, प्लेट्स
और कॉइल ने इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक फोर्स लगाया है, वो बैलेंस हुआ है। दूसरा, उस प्लेट वोल्टेज ने एक्सलेट कराया था, इस वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी थी। तो दो तरह की मैथ्स इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं, इसमें बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। हटा दे भाई, ठीक। तो ये पहला नाम जो एनसीईआरटी में मेंशन, थॉमसन का ये सेटअप है। देखो यार, नाम मेंशन होता है, कई बार उसके क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, भले उसमें लाइनें लिखी नहीं है, ये मैथमेटिक्स में दी नहीं गई है। अगला नाम है मिलिकॉन का। मिलिकॉन ने पहली बार इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज किस बेसिक नंबर के मल्टीपल में है। उसने क्या किया कि ऑयल की बौछार करी, है ना, ऑयल की बौछार करी, और इन दो प्लेट के बीच में ऑयल की बहुत सारी ड्रॉपलेट्स क्रिएट करी। ये बौछार क्यों करी? आपस में रगड़ के उनके अंदर कुछ चार्ज आ गया होगा, है ना, बहुत सारी ड्रॉपलेट्स के अंदर चार्ज आ गया होगा जिनका साइज लगभग सिमिलर था। पहली तो चार्ज आ गया, उस चार्ज की वजह से इन दोनों प्लेट की बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करी गई, और उन चार्ज को ऑब्जर्व किया गया माइक्रोस्कोप से। उन चार्ज को ऑब्जर्व किया गया कि कौन से चार्ज रुक गए हैं। अच्छा, क्यों रुक गए हैं? क्या अंदाजा लगा सकते क्यों रुक गए हैं? क्योंकि जिनके अंदर पॉजिटिव चार्ज है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में ऊपर फोर्स महसूस कर रहे होंगे, जिनके अंदर नेगेटिव चार्ज है, मैंने नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, पॉजिटिव वाले नीचे महसूस कर रहे होंगे और नेगेटिव वाले ऊपर महसूस कर रहे होंगे। खैर, मैंने कहा कि कुछ ड्रॉपलेट्स रुकी हुई पाई गई। बताओ, इस माहौल में जब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो वो ड्रॉपलेट्स पॉजिटिवली चार्ज होंगी या नेगेटिवली चार्ज होगी? हाँ भाई, ऑनलाइन वाले भी जवाब देते रहे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है और कुछ बूंदें रुकी हुई पाई गई तो वो नेगेटिवली चार्ज होंगी या पॉजिटिवली चार्ज? हाँ, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लगेगा और ग्रेविटी का फोर्स नीचे है, तो mg नीचे qe ऊपर, वो रुक सकती है। यार, एक मैथमेटिक्स यहां पे क्या आ गई, मिलिकॉन्स एक्सपेरिमेंट में qe इक्वल टू क्या, mg। यार, इस पे बेस्ड बातें हो सकती हैं, लंबी से लैंग्वेज लिखेंगे, कहेंगे बूंदों को रुका हुआ पाया गया, कोई एक अननोन है, निकालो। अगर हमने एक्सपेरिमेंट नहीं देखा है तो शायद इसमें भी दिक्कत होगी। तो यार, एक बात तो ये। अब बात आती है, ठीक है, बूंद में उसका मास हमें पता है? नहीं। बूंद में मास को हम क्या डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म में लिख सकते हैं? मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू, या रो डेंसिटी है, वॉल्यूम को लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसकी डेंसिटी है? ऑयल की। और जी, हालांकि इसमें यार एक और बात करते हैं हम लोग कि किसी ड्रॉप में QE लगता है, एक बात है, mg लगता है, एक बात, एक और चीज लगती है एफअप। ये एफअप कहाँ आता है? जब हम फ्लूइड का डिस्कशन करते हैं, हाँ, तो बॉयेंट फोर्स, उत्प्लावन बल लगता है ऊपर की तरफ, है। एफअप कितना होगा? एफअप होता है mg/rd, या वॉल्यूम इंटू रो मीडियम इंटू जी। तो मैंने यहां रो एयर क्यों लिखा है? यार बताओ, ये ऑयल की बूंदें किस मीडियम में है? एयर के मीडियम में है, तो उसको एफअप कौन दे रहा होगा? एयर दे रहा होगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट पानी में डुबाया जाता है तो एफअप कौन देता है? पानी देता है। तो वहां हम वॉल्यूम इंटू रो लिक्विड इंटू जी लिखते हैं, यहां क्या लिखा है? वॉल्यूम इंटू रो एयर इंटू जी। बात क्लियर है? इस एम को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू रो ऑयल इंटू जी। क्या बताओ, इस इक्वेशन से QE प्लस V रो एयर इंटू जी इक्वल टू V रो ऑयल इंटू जी लिख सकते हैं। और जहां जहां V लिखा है उसको क्या लिख सकते हैं? 4/3 पाई आर क्यूब। यार, क्या E हमारे सेटअप का हिस्सा है? E हमारे सेटअप का हिस्सा है? तो E हमें पता होगा, ठीक है। रो ऑयल हमारे सेटअप का हिस्सा है, रो ऑयल पता होगा, रो एयर हमें पता होगा, केवल Q ही तो अननोन है। तुम कहोगे सर V वॉल्यूम कैसे पता चला होगा? तो यार, एक चीज और यूज होती है कि यार माइक्रोस्कोप से देखा जा रहा है कि बूंदें लगातार कुछ रुकी हैं और कुछ यूनिफॉर्म मोशन से नीचे जा रही हैं। तो बताओ, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि उसका एक्सेलेरेशन भी 0 है। एक्सेलेरेशन कितना है? 0 है। यार, जो रुकी हैं उनका एक्सेलेरेशन 0 है, और जो यूनिफॉर्म मोशन चल रही है उनका एक्सेलेरेशन भी 0 है। हालांकि जो यूनिफॉर्म मोशन चल रही है उनमें एक और अपोजिंग फोर्स लगता है जिसको विस्कस फोर्स बोलते हैं। क्या लगता है? विस्कस फोर्स।
कोई भी गेंद जब पानी में गिरती है बहुत हाई स्पीड से, क्या थोड़ी देर में टर्मिनल स्पीड अचीव कर लेती है? कोई भी पानी की बूंद जब हवा में गिरती है तो नीचे गिरते गिरते एक टर्मिनल स्पीड अचीव कर लेती है, उससे ज्यादा स्पीड नहीं हो जाती, उसको बोलते हैं टर्मिनल स्पीड। इसी तरह से ये ऑयल की बूंदें भी एक यूनिफॉर्म टर्मिनल स्पीड थोड़ी देर में गेन कर लेती हैं। तो यार उनको ऑब्जर्व किया गया और उस टर्मिनल वेलोसिटी की मदद से इसका वॉल्यूम, बल्कि रेडियस लाया गया और रेडियस की मदद से वॉल्यूम लाया गया। तो अब यार किसी क्वेश्चन का लैंग्वेज का हिस्सा हो सकता है टर्मिनल वेलोसिटी को लेके। ये फॉर्मूला भी पुरानी फिजिक्स का है, मैं लिख देता हूं 2/9 r² g रो ऑयल माइनस रो एयर डिवाइड बाई ईटा। क्या बताओ यार, टर्मिनल वेलोसिटी ऑब्जर्व करके मेजर कर दिया गया होगा सेटअप से, जी ईटा रो ऑयल ये सब पता है, तो क्या यहां से आर निकाला जा सकता है? आर आ जाएगा तो वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा तो चार्ज आ जाएगा। तो क्या देखा गया इस सेटअप में कि चार्ज या तो 1.6 इंटू 10⁻19 आ रहा है, या तो 3.2 इंटू 10⁻19 आ रहा है, या तो हर चार्ज उसके मल्टीपल में निकला। तो मिलकॉन को समझ में आ गया कि एक बेसिक चार्ज है, उसी के मल्टीपल में सारे चार्ज एग्जिस्ट करते हैं। क्या बताओ, इस एक्सपेरिमेंट से पहली बार ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक बेसिक चार्ज के मल्टीपल में है, और वो बेसिक चार्ज सबको पता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19। बात क्लियर है? तो यार ये इतनी मैथमेटिक्स नोट कर ले या समझ ले या स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। तुम लोग भी यार कैमरा लेके बैठे हो, स्क्रीनशॉट लेते रहो, काहे को टाइम बर्बाद करोगे। वीडियो क्वालिटी सही है जयप्रकाश? कुछ देख ही नहीं रहा है, ये क्या है भैया? कुछ नहीं दिख रहा है भैया, क्वालिटी बढ़ाओ, इंटरनेट पैक अपना अपडेट करो। ऑफलाइन क्लास नहीं शुरू हुई है, ये अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है। दिख रहा है सब? नहीं भाई, रिकॉर्डेड नहीं है, मैं जिंदा हूं, देखो लाइव हूं, सामने हूं सबके। ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं है भाई, मैं सबके सामने हूं। तो ये मिलिकॉन के सेटअप में एक तो टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूले पे कभी कोई बात हो सकती है। देखो यार, एट अ टाइम एक ही फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा जाए नहीं आएगा, या तो इस पे आएगा या तो इस पे आएगा। अगर इसकी मैथ से हम फैमिलियर हैं तो लगा पाएंगे, नहीं फैमिलियर हैं तो फिर नहीं लगा पाएंगे। हटा दे भाई। हाँ, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर, क्योंकि यहां पर ऑयल की बूंदें हवा में गिर रही हैं, इसलिए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर। क्लियर है? तो यार ये मिलकॉन का सेटअप मैंने ठीक बनाया है। अरे काफी मेहनत करी यार इसको बनाने के लिए। हाँ, बीच बीच में थोड़ा बहुत पॉजिटिव कमेंट भी डालते रहो। हटा दे भाई। तो अभी हम लोग आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब कि लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन का निकलना। लेकिन इससे पहले हम कुछ और इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के निकलने की 3 वजह हैं। कौन कौन सी 3 वजह है? फील्ड एमिशन, थर्मियोनिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी थोड़ा देर पहले मैं एक सेटअप दिखा रहा था थॉमसन वाला, उसमें कह रहा था कि एक कैथोड है, उसको हम लो बैटरी से हीट देंगे, गर्म हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होने लगेगा, उसको क्या बोलते हैं? थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन क्या बताओ, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है या एक सर्टेन टेम्परेचर में पहुंचने के बाद? सर्टेन टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद होता क्या है कि वायर के अंदर करंट का फ्लो होता है। करंट का फ्लो होता है तो लगातार मेटल गर्म होता है, और उस गर्म वाली एनर्जी, उस गर्मी वाली एनर्जी से इलेक्ट्रॉन लगातार अपना वाइब्रेशनल मोशन तेज करते रहते हैं। और जब वाइब्रेशन मोशन इतना तेज हो जाता है जो मटेरियल की एफिनिटी को, उसके अट्रैक्शन को छोड़ सके, तो वो इलेक्ट्रॉन निकल पड़ते हैं। क्या बताओ, ये काम एक सर्टेन टेम्परेचर पे पहुंचे बिना संभव नहीं है। ये क्या है? थर्मियोनिक एमिशन। बात क्लियर? क्या एक ठंडा मेटल थर्मियोनिक एमिशन कर सकता है? नहीं कर सकता। बहुत हॉट
टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद ही थर्मियोनिक एमिशन हो सकता है। यार ये जानना इसलिए जरूरी है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें तभी समझ आएगा जब हम बाकी तरह के एमिशन समझते हो कि भाई इसमें अलग क्या है। कैसे किसी की साइंटिस्ट के दिमाग में ख्याल आया कि भाई ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो थर्मियोनिक एमिशन नहीं है। बात समझ रहा है? तो यार एक तो थर्मियोनिक एमिशन है, दूसरा यार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है कि लाइट डालते हैं, मेटल गर्म हो या ठंडा हो, इट डजंट मैटर, किसी भी टेम्परेचर पे वो इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है ना। इसका मतलब ये थर्मियोनिक एमिशन से उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। दूसरा मैंने कहा यार फील्ड एमिशन, तुम्हें पता है यार मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर बाहर की दुनिया से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आए तो वो दौड़ पड़ते हैं, नहीं, हालांकि मैंने यहां दिखाया है कि वो रुक गए हैं। सोचो यार ये रुक भले गए हैं, है ना, यहां मैंने रुका भले दिखा दिया है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग हो जाए तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन मेटल को भी छोड़ सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े ऑर्डर की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ये मेटल को छोड़ सकते हैं। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड उनको अट्रैक्ट कर रही है। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, फील्ड एमिशन है। यहां हीट की वजह से निकल सकते हैं और यहां लाइट की वजह से निकल सकते हैं बिना उस टेम्परेचर पे जाए। तो यार ये साइंटिस्ट के दिमाग में कि जब लाइट डालने पे इलेक्ट्रॉन निकलने लगे बिना उस टेम्परेचर पे, तो उनके डिस्कशन, उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं रह गया था कि कैसे इसको एक्सप्लेन करें। बात समझ रहे हैं? तब लोगों के दिमाग में आया कि इसका कुछ अलग एक्सप्लेनेशन है, ये नॉर्मल तरीके से तो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अगर लाइट एक वेव है, लाइट एक वेव है, तो वो पार्टिकल को नॉकआउट कैसे कर देता है? ये तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे एक टक्कर की वजह से नहीं होता, वो गिप्पी फोड़ खेलते हैं हम लोग, गेंद से गिट्टी तोड़ते हैं, तो गेंद मारी, गिट्टी टूट गई, अलग हो गई उस जगह से। ऐसा बिहेवियर यहाँ पे शो हो रहा था जिसका पुराने तरीकों से एक्सप्लेनेशन संभव नहीं हो रहा था। तो इस वजह से हम लोगों को बात करना पड़ी किसकी, I mean, ये जो रेडिएशन है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये जो लाइट है, उसके क्वांटम मॉडल की। बात क्लियर है? तो अभी क्या है कि ये आइडिया सबके दिमाग में आया नो डाउट एक्सप्लेन करने, तो उसके पीछे कुछ साइंटिस्ट का रोल था जिनका फिर से नाम एनसीईआरटी में दिया है, तो नाम हमें लेना चाहिए। यार किसी के दिमाग में ये ख्याल भी कैसे आया? अच्छा, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का रोल है यार। ऑब्जर्व किया कि कुछ लाइट का चक्कर है, हालांकि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन उसको ये समझ में आया यार कुछ लाइट का चक्कर है ना। वो हर्ट्ज फेमस किस लिए थे? हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पहली बार एक्सपेरिमेंटली दिखाया था। खैर हमें इस थ्योरी पे नहीं जाना, हमारा सेंट्रल कैरेक्टर क्या है इस समय, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो हमें ये समझना फोटो का इफेक्ट क्या है। तो यार वो क्या करते थे कि यहाँ दो टर्मिनल बनाते थे, उसको एंटीना की तरह यूज करते थे। यहाँ एक हाई वोल्टेज फ्लैक्चुएटिंग वोल्टेज लगा के यहाँ पर बार बार ऊपर नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड करते थे, और जब भी ऊपर नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो कंडक्टर के अंदर चार्ज एक्सेलेरेट करता है, और जब भी चार्ज एक्सेलेरेट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होता है। करंट तो छोड़ो, करंट तो इसके अंदर होगा ही ऑब्वियसली जब चार्ज ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होता है। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या बताओ, इस सी और डी, यार फिर से यहाँ एक डिटेक्टर लगा है जिसके कंडक्टर बहुत पास है, नहीं तो यार ये पास कंडक्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जाता था इन कंडक्टर के अंदर, जैसे थर्मियोनिक एमिशन होता है उसी तरीके से यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन निकालता था। तो यार इसमें साइंटिस्ट को कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं लगा कि भाई इलेक्ट्रॉन निकालता है और वो इलेक्ट्रॉन बड़ी हाई स्पीड से एक दूसरे में ट्रेवल करते तो स्पार्क जैसा निकलता है। इलेक्ट्रॉन, भाई जब दो तार के बीच में स्पार्क होता है उसका क्या मतलब है? चार्ज का हवा में मोशन हो रहा है। स्पार्क का मतलब होता है हवा में चार्ज का मोशन हो रहा है। तो यहां भी वो स्पार्क हो रहा था। तुम समझ रहे हो यार कि ऐसे समझ सकते हो कि इस सी और डी के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड का माहौल आता था, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हवा के अंदर एयर को आयनाइज करता है, और हवा के अंदर जब एयर आयनाइज होती है तो क्या होता है? स्पार्क होता है। नहीं यार, यहां तक सब कुछ नॉर्मल है। ये तो हर्ट्ज का रेगुलर डिस्कशन था, उसने जो अपना रेगुलर काम किया था वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के डिटेक्शन पे काम किया था। लेकिन उसने एक चीज और ऑब्जर्व करी। होता क्या था, साइंटिस्ट एक काम कर रहे हैं, पता चला करते करते कुछ नया देखने को मिल गया। तो उस नया देखने को क्या मिला यार, उसने ऊपर नीचे दो मेटल की प्लेट लगा रखी थी और उसमें लाइट डालता था जैसे ही, तो ये स्पार्क अचानक से डिटेक्टर एंड पे स्पार्क अचानक से बढ़ जाता था। इसका मतलब क्या है यार? इसका मतलब है कि आसपास इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है। नहीं, इसका मतलब यार कि ये लाइट डालने से ही स्पार्क बढ़ रहा है, इसका मतलब लाइट डालने से ही इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है। नहीं, लाइट इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, ऐसा कुछ उसको अंदेशा हुआ। लेकिन उस समय तक उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि ऐसा हुआ क्यों।
इसके बाद कुछ और साइंटिस्ट आए, का नाम मैं नहीं ले पाता, हेलोस एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, ये डब्लू भी है इसकी स्पेलिंग में, डब्लू मिसिंग है। तो यार ये हेलोस एंड लेनार्ड्स का ऑब्जर्वेशन इन्होंने भी ऑब्जर्व किया था, एक्सप्लेन नहीं किया है। एक्सप्लेन किसने किया है? आइंस्टाइन ने। तो इन लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, इनका ऑब्जर्वेशन भी देख लेते हैं। इन्होंने क्या देखा, पहले तो यार एक वैक्यूम ट्यूब बनाई। यार ये वैक्यूम ट्यूब को लेके जब से डिस्चार्ज ट्यूब में जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो हर साइंटिस्ट इसको लेके कुछ ना कुछ करते रहते थे। साइंटिस्ट को लगता था मेरे हाथ कुछ लग जाए शायद, है ना। अरे पॉजिटिविटी होती है भैया, उसको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जनक माने जाने लगा, तो हमको जनक नहीं तो कम से कम थोड़ा कुछ तो जाना जाए, मतलब दरबारी तो माना जाए, कम से कम कुछ ना कहीं कहीं ना नाम मिल जाए। साइंटिस्ट को बड़ा मतलब उस समय नाम का क्रेज था, और न्यूटन को तो इतना ज्यादा नाम का क्रेज था कि मतलब हर जगह अपना लॉ लिखने से पहले न्यूटन्स जरूर लगाया है, भले वो लॉ बाद में गलत साबित हो जाए। तुम्हें पता है न्यूटन ने सबसे पहले बोला था कि लाइट पार्टिकल है। 500 साल तक, बल्कि 500 नहीं, 300 साल तक उसको पार्टिकल ही माना जाता रहा। क्यों? न्यूटन कुछ बोल देते थे तो उस पर कोई काउंटर करने वाला नहीं होता था। 300 साल तक कोई काउंटर किया ही नहीं। फिर क्या हुआ, यंग नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार ये शो किया, क्या, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, कि लाइट वेव है ना। और फिर जाके फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट की थ्योरी फिर से बिगड़ गई। यानी लाइट को हम वेव मानते आ रहे थे, और 80 मतलब आज भी हम कहेंगे लाइट के अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक है, वेव भी है और पार्टिकल भी है। खैर उस पर हम लोग फिर से आएंगे। तो भैया ये लिनार्ड्स ने क्या देखा कि यहाँ पे एक क्वार्ट्ज विंडो बनाई गई थी, कांच की विंडो मान सकते हैं। और इस कांच में एक फीचर है कि कांच बदल बदल के हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सी लाइट को पास कराना है। नहीं, तुम्हें पता है यार कौन सी लाइट ज्यादा एनर्जेटिक होती है? उसका एक क्रम है, वो क्रम पता है यार? कम से कम विजिबल लाइट में तुम्हें पता है यार, विबग्योर, ये क्रम है। सबसे ज्यादा एनर्जेटिक कौन सी होती है? हाँ, और ये लीस्ट एनर्जेटिक। तो वॉयलेट से ऊपर अल्ट्रा वॉयलेट, एक्स रे, गामा रेज, ये सब हायर एनर्जी की होती हैं। और रेड से नीचे इंफ्रारेड, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये सब क्या होती हैं? लो एनर्जी की। तो यार इसमें ये जो क्वार्ट्ज विंडो है ये कंट्रोल करता है कि कितनी एनर्जी की लाइट इसमें गिरेगी। यार ये एनर्जी जब मैं बोल रहा हूं तो एनर्जी का सेंस वेव मॉडल से ही है। बात सुनो, अभी हम क्वांटम मॉडल की बात नहीं कर रहे हैं। उस समय वो जानते नहीं थे कि इसके अंदर क्वांटम मॉडल भी है। उन्होंने बस ये देखा कि लाइट डालने से इसमें करंट बढ़ता है। भाई इलेक्ट्रॉन किसी को दिखाई थोड़ी देते हैं, लाइट डालने से इसमें करंट बढ़ता है। ऐसा किसने? लिनार्ड्स ने देखा। अच्छा, एक चीज तो ये देखी, लाइट डालने से करंट बढ़ता है, और लाइट का अमाउंट बढ़ाने से करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साथ बढ़ता रहता है। यानी क्या, करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये क्या है? इसको मैं इंटेंसिटी बोल दूं, अमाउंट बोल दूं, या एनर्जी पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या वॉट पर मीटर स्क्वायर, सब एक ही बात है यार। इंटेंसिटी क्या होता है? कितनी एनर्जी पर मीटर स्क्वायर पे फॉल कर रही है। अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता था तो उस सेटअप में करंट लीनियरली बढ़ता था। यार ये किसका ऑब्जर्वेशन था? लिनार्ड्स का। खैर उसके पास भी एक्सप्लेनेशन नहीं था, बस ये उसका कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन था, ऐसा उसने देखा था। यानी पहली बार हर्ट्ज ने देखा है, दूसरी बार किसने देखा है? लिनार्ड्स ने देखा है। तो अब कौन आया? अरे अब कौन आया? आइंस्टाइन आया। एक थ्योरी जो चल रही थी, शायद उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिला था, उस थ्योरी का आइंस्टाइन ने सहारा लिया, और उस थ्योरी के चलते पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को उसने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया। तो यार ये थ्योरी अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये हटा दे भाई। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। रचित अग्निहोत्री, ये क्या, गिप्पी फोर्ड? अच्छा गिप्पी फोर्ड याद आ रहा है तुम लोगों को? भैया क्लास नहीं चल रही है, ऑफलाइन आने की जरूरत नहीं है। नहीं भैया रिकॉर्डेड नहीं है, मैं लाइव हूँ। देखो मैंने हाथ खड़ा किया अभी अभी तुम्हारे कहने पे। रचित अग्निहोत्री किसे किसे समझ आ रहा है?
भैया रिवीजन चल रहा है यार, समझ जितना समझ में आ रहा है ठीक है, दिख रहा है। तो हम लोग आगे आते हैं यार। चल रहा है। तो यार क्वांटम थ्योरी में कुछ एजम्पशन लिए गए कि जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब मैं कहता हूं तो रेडियो से लगा के गामा रेज तक जितना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, गामा रेज, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, ये सब की बात चल रही है। वो उसके अंदर एक पार्टिकल जैसा बिहेवियर है। पार्टिकल जैसा बिहेवियर क्या होता है? पार्टिकल जैसा बिहेवियर कि उसके अंदर किसी चीज को नॉकआउट करने की क्षमता है, किसी को टक्कर करके उड़ा देने की क्षमता है ना। तो यार उसके अंदर इसका मतलब मोमेंटम होता है, तभी तो वो नॉकआउट कर सकता है। और उस मोमेंटम, ऑब्वियसली एनर्जी तो उसके अंदर होती ही है ना। अब क्या है, एनर्जी को अभी हम कंटिन्यूअस वेव के फॉर्म में सोचते थे। पहली बार क्वांटम थ्योरी का ये एजम्पशन माना गया कि लाइट एक कंटिन्यूअस वेव ना होके पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ट्रेवल करता है। यानी लाइट को अभी तक हम कंटिन्यूअस वेव मानते थे, कंटिन्यूअस वेव ना होके वो पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ट्रेवल करता है, ठीक है। और एक पैकेट है ना, इसको मैं कह सकता हूं हाँ, अभी लाइव नहीं आया क्या? अभी तो वाईफाई नहीं चल रहा है। आ तो रहा है यार। तो रेडिएशन एसोसिएटेड विद पार्टिकल लाइक नेचर, और ये पार्टिकल लाइक नेचर मतलब कि वो किसी चीज को नॉकआउट करके बाहर कर सकता है। इसका मतलब उसके अंदर मोमेंटम होता है ना। एनर्जी तो हम पहले से बोलते थे कि भाई अगर वेव है तो उसके अंदर एनर्जी होगी, है ना। पहले हम कंटिन्यूअस वेव सोचते थे, अब उसको हम पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में सोच रहे हैं। और ऐसे पैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोन, या दूसरा नाम क्या है? क्वांटा, ठीक है। अभी क्या है कि कुछ ऐसी बात है कि पहले हम कहते थे कि सोचो कि मैगी की फैक्ट्री से मैगी लोड होके दूसरी जगह जा रही है, मगर उसके पैकेट नहीं बने हैं। क्या है, पूरी पूरी मैगी एक साथ ट्रक में सवार है। मैगी के नाम से थोड़ा तुम लोग कनेक्ट हो जाते हो, इसलिए एग्जाम्पल है। 400 किलो मैगी ट्रक में सवार है और एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। पहले हम ऐसे सोचते थे कि भाई कंटिन्यूअस, और अब हम सोचते नहीं, मैगी नहीं बल्कि उसके छोटे छोटे पैकेट हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, है ना। मान लिया 400 किलोग्राम में 2-2 किलोग्राम के पैकेट बनाए जाएं तो कितने पैकेट बनेंगे? 200 पैकेट बनेंगे। यानी अब हम उसको पैकेट्स के फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में कहेंगे कि इतने सारे फोटोन ट्रेवल कर रहे हैं। पहले और अब में अंतर क्या आ गया? पहले हम उसको कंटिन्यूअस एनर्जी मानते थे, अब हम उसको पैकेट ऑफ एनर्जी मानते हैं। और पैकेट एनर्जी की कितनी एनर्जी है? वो एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अब बड़ा यार कंफ्यूजन है कि हम लाइट का वेव मॉडल बड़े अच्छे से, बड़ी मुश्किल से समझ पाते हैं। लाइट का वेव मॉडल जब हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ते हैं, तब किसी तरह से समझ आता है नहीं। लेकिन इस नए मॉडल में कोई विजुअलाइजेशन है ही नहीं, यानी हम उसका पिक्चर क्रिएट करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम उसके बारे में कमेंट जरूर करते हैं कि इतना मोमेंटम, इतना एनर्जी है। ये फ्रीक्वेंसी का पिक्चर अगर बनाना चाहें तो हम ये पिक्चर वेव मॉडल में ही बना सकते हैं, नए मॉडल में फ्रीक्वेंसी का पिक्चर नहीं बना सकते हैं। यार वेव मॉडल में फ्रीक्वेंसी का मतलब होता था कि किसी एक पॉइंट से कितने ऑसिलेशन पर सेकेंड पास कर रहे हैं। यार ये वेव मॉडल का पिक्चर है या क्वांटम मॉडल का पिक्चर है? यानी ये फ्रीक्वेंसी कहाँ डिफाइंड थी? वेव मॉडल में। ये वो फ्रीक्वेंसी है
है ना। क्वांटम थ्योरी में बोला जाता है कि एक पैकेट की एनर्जी उस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, और इक्वालिटी लाने के लिए कांस्टेंट आता है जिसमें ऑब्वियसली क्वांटम थ्योरी को जिसने बताया था उसके नाम पे दिया जाता है एच न्यू। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34। बात क्लियर है? हाँ, पर सेकेंड आएगा यार, ये जूल हो गया और ये सेकेंड वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं, अरे फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड होता है ना। तो यार ये एनर्जी है और मोमेंटम कितना? h/λ। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं, इसमें हम थोड़ा थोड़ा बदलाव और कर सकते हैं। क्या बताओ? हम लोगों ने वेव मॉडल में पढ़ा है v = न्यू लैम्डा, पढ़ा है यार। तो यार कैसे हमें कड़ियां जोड़ना है समझना है। v = न्यू लैम्डा। क्या बताओ? इन फोटॉन्स की स्पीड नॉर्मल स्पीड नहीं होती, ये कितनी स्पीड से चलते हैं? स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं। यार एक पॉइंट यहाँ पे और बढ़ा देते हैं, है ना। फोटोन ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸, जिसको हम लोग c से डिनोट करते हैं। तो क्या v को मैं c लिख सकता हूं? नहीं, तो फ्रीक्वेंसी की जगह क्या आ जाएगा? c/λ। यानी h को और हम क्या लिख सकते हैं? hc/λ। क्लियर है ना। यार कुछ नए नए फॉर्मूले देखो यार, मैंने डब्बे में उन्हीं फॉर्मूलों को रखा है, जे फॉर्मूले की हैं और जिनसे कुछ निकल सकता है वो हमें याद हो जाएंगे, आज नहीं तो कल। तो बताओ यहाँ पर हम c से ऊपर c से नीचे मल्टीप्लाई करा दें तो ये बन जाएगा sc/λ डिवाइड बाई c। तो क्या मोमेंटम को हम लोग e/c लिख सकते हैं यार। sc/λ को e लिख दिया है तो ये क्या बन गया? e/c। क्लियर है? जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो स्क्रीनशॉट लेते जाए। एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए किसी को? तो यार एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जरा मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, इसमें है मेरे पास इसलिए दिखा पा रहा हूं। तो यार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक्सप्लेनेशन क्या था जरा देखें। मैंने कहा कि यार फोटोन की एनर्जी, एक पैकेट की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी मतलब उनके अंदर ताकत कम है, एनर्जी कम है, मोमेंटम कम है और एनर्जी कम है। और हाई फ्रीक्वेंसी मतलब ताकत ज्यादा है, यानी एक बाहुबली की सेना और एक कालिकेय की सेना। बाहुबली मतलब ज्यादा ताकतवर और कालिकेय मतलब कम ताकतवर। या कह सकते हैं बाहुबली की भी तो एक बार हार जाती है, फिर वो बाहुबली जोश भरता है तब उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो क्या है कि ये मेटल के अंदर टहलता हुआ इलेक्ट्रॉन है और ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर है, और अभी लो एनर्जी वाले फोटोन आए, एक भी इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं पाए। ठीक है, अभी देखो यार लो एनर्जी, किसी इलेक्ट्रॉन ने उसको एब्जॉर्ब नहीं किया। अभी बाहुबली ने जोश भरा और इन फोटॉन्स के अंदर एनर्जी काफी आ गई। देखो यार एक इलेक्ट्रॉन ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया और एब्जॉर्ब करने के बाद वो मेटल से बाहर हो गया। पास में रहा है। तो ये बात अब हमें समझना चाहिए कि वो जो हम लोगों ने थर्मोनिक का मिशन पढ़ा था, ये वो ऐसा डिस्कशन नहीं है यार। एनर्जी वही इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है जो उसको नॉकआउट कर सकता है। हर एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं करता है, नहीं। और जब हर एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा तो उस टेम्परेचर पे पहुंचने की जरूरत नहीं है, किसी भी टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। क्या बिना इस क्वांटम एजम्पशन के हम लोग ये बातें नहीं कर सकते थे? नहीं। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब ताकतवर फोटोन, लो फ्रीक्वेंसी मतलब कम एनर्जी और कम ताकत का फोटोन। जब हाई एनर्जी का फोटोन
इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा तो वो टक्कर एक इनइलास्टिक कॉलिजन जैसी टक्कर होती है, पूरी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है, पूरी या कभी कभी पार्शियली। अगर पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो फोटोन खत्म हो जाएगा, यानी फोटोन की संख्या फिक्स। यार ये जो मैं बातें बीच बीच में बता रहा हूं वही थ्योरी पॉइंट्स हैं जिन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। नहीं, क्या फोटोन गिरा, इलेक्ट्रॉन ने पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो फोटोन का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के फॉर्म में आ गया और उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की रेस में आ जाता है। बात क्लियर है? तो अब मैं कहूं क्या हर इलेक्ट्रॉन जो फोटोन एब्जॉर्ब किया है वो एटम के बाहर आएगा? हाँ यार देखो, ऐसा है कि हम लोग यहां पर ये बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन ने फोटोन खा लिया, पी लिया और उसको करके अब वो बाहर निकलने की रेस में आ गया। लेकिन अगर वो बहुत डीप से निकल रहा है तो फर्दर निकलते निकलते उसकी कई एटम से टक्कर होगी और टक्कर के बाद हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर ना आ पाए, यानी वो करंट का हिस्सा ना बन पाए। ठीक है, तो अभी मैं ये स्क्रीनशॉट ले लिया है, हटा दे। यहां एक बात और मुझे बताना थी कि फोटॉन्स कितनी एनर्जी के होते हैं? एच न्यू एनर्जी का एक फोटोन होता है। मैंने कहा फोटोन अगर पैकेट में होता है, जैसे मैं कहता हूं 200 ग्राम का एक मैगी पैकेट है और पैकेट के फॉर्म में एनर्जी चल रही है, तो क्या बताओ 300 ग्राम एनर्जी कहीं एग्जिस्ट कर सकती है? नहीं, एनर्जी हमेशा कितनी होगी? 200, 400, 600। इसी तरह से जो फोटोन की एनर्जी है, लास्ट पॉइंट था एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन कैन बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू। यानी वो एनर्जी कितनी हो सकती है? एच न्यू, 2 एच न्यू, 4 एच न्यू, इस तरह से। यानी अगर हमारे पास कोई भी एनर्जी है तो उसमें या तो 201 फोटोन होंगे, 202 फोटोन होंगे, 210 फोटोन होंगे, कभी 211.5 फोटोन नहीं हो सकते हैं। बात क्लियर है? तो अगर मैं कह दूं हमें किसी एनर्जी से नंबर ऑफ फोटोन निकालना पड़े तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? जैसे मैंने कहा मेरे पास 400 किलोग्राम मैगी है और 200 ग्राम के पैकेट्स बनाना है, तो कितने पैकेट्स बनेंगे? टोटल अमाउंट डिवाइड बाय एक पैकेट की एनर्जी। तो हम क्या फॉर्मूला बनाएंगे? टोटल एनर्जी डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ अ पैकेट। ठीक है, एनर्जी ऑफ अ पैकेट यानी एक फोटोन की एनर्जी। अभी ध्यान दे जरा, टोटल एनर्जी अगर मैंने जूल में रखी है और एनर्जी भी जूल में रखी है तो इससे नंबर ऑफ फोटोन निकल आएंगे। अगर टोटल एनर्जी जूल पर सेकंड में है और हम एनर्जी डिवाइड कर रहे हैं तो उससे नंबर ऑफ फोटोन भी पर सेकंड में आएंगे। अगर टोटल एनर्जी जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर में है यानी इंटेंसिटी है, तो नंबर ऑफ फोटोन्स भी नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड पर यूनिट। यानी एक फॉर्मूला हम याद रखें, बाकी इसकी यूनिट से हमें नंबर ऑफ फोटोन्स की यूनिट का अंदाजा लग जाएगा। अगर जूल में है तो नंबर ऑफ फोटोन जूल पर सेकंड में, तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, और जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर में है यानी इंटेंसिटी है तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ऐसे निकल आएगा। क्या ये फॉर्मूला याद रहेगा? हटा दे यार। इतनी बातें क्वांटम थ्योरी के एज्यूम करके आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और अब वो जो ऑब्जर्वेशन था वो आइंस्टाइन एक्सप्लेन कर सकता था। वो जो लिनार्ड्स वाला सेटअप था कि इस प्लेट पे जब लाइट पड़ती है तो यार इस लाइट के पड़ने की वजह से, फोटॉन्स के पड़ने की वजह से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और इन इलेक्ट्रॉन का क्योंकि लाइट के पड़ने की वजह से निकला है, इनका नाम हम क्या रखते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या ये फोटो इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से निकलते हैं? तो मैंने कहा यार जो इलेक्ट्रॉन इस मेटल के अंदर डीप से आए होंगे वो बाहर निकलते निकलते अपनी एनर्जी खो देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन फोटोन को सरफेस पे ही पी गए हैं, एब्जॉर्ब कर लिए हैं, वो
है ना, वो सबसे ज्यादा, यानी यहां पर इस जगह पर एक क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्लाउड कह देते हैं या कई बार क्राउड कह देते हैं, उसका मतलब समझो यार कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का यहाँ क्राउड है, उस क्राउड में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा से लेके 0 तक हो सकती है, यानी काइनेटिक एनर्जी एक मैक्सिमम से लेके के मैक्स से लेके 0 तक हो सकती है इस क्राउड में। क्या पता वो इलेक्ट्रॉन जो बहुत एनर्जी के हैं वो सामने वाली प्लेट से टकराएंगे और यहाँ की इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन को डिस्टर्ब करेंगे। यार इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब इस मेटल प्लेट से टकराएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन कम या ज्यादा हो सकती है, बल्कि ज्यादा ही होगी। और जब इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बढ़ेगी तो क्या मेटल का फीचर है कि वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने रख सकता है, वो एक लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकते। तो यहाँ पे इक्वालिटी करने के लिए इलेक्ट्रॉन को चलाएगा, इलेक्ट्रॉन को चलाएगा तो इस एमीटर में हरकत होगी, यानी इस एमीटर के अंदर करंट किस वजह से आया है, इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से। क्या मुझे बताओ, अगर मैं इन फोटोन की एनर्जी कम और कम करने लगूं तो क्या हर केस में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? एक लिमिट से ज्यादा कम करने पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाने लगूं तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और एक सर्टेन लिमिट के बाद फिर निकलते रहेंगे। नहीं, अभी मैं कह रहा हूं इस फोटोन की क्राउड 10 करोड़ है, ठीक है, बाहुबली की सेना है जो इलेक्ट्रॉन निकालने में सक्षम है, 10 करोड़ है। नहीं, तो वो 10 करोड़ में से कुछ इफेक्टिव टक्कर होती हैं, 10 करोड़ में से 10 लाख इफेक्टिव टक्कर हुई, उन इफेक्टिव टक्कर के एवज में 1 लाख इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। यार 10 करोड़ में 10 लाख टक्कर हुई, 1 लाख इलेक्ट्रॉन, और उस 1 लाख इलेक्ट्रॉन में केवल 1000 इलेक्ट्रॉन इतना सक्षम था जो करंट में पार्टिसिपेट कर पा रहा था। तो मुझे बताओ, अगर सेना में ये जो फोटॉन्स हैं वो 10 करोड़ की जगह 20 करोड़ कर दिए जाएं तो यहां पर 2000 इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगेंगे तो करंट भी डबल हो जाएगा। तो अभी तुम्हें समझ आ रहा है कि वो जो ग्राफ आया था करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, क्या वो बल्कि एनर्जी का, है ना। अब एनर्जी का तुम फॉर्मूला जानते हो, ऐसा क्यों है, बल्कि इंटेंसिटी का। ये ग्राफ किसके बीच में था, इंटेंसिटी वर्सेस करंट के बीच में। क्या बताओ, सेना बढ़ेगी मतलब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे तो करंट भी बढ़ेगा। क्या बात समझ में आ रही? ये जो ग्राफ बना था इसका एक्सप्रेशन अब हम समझ पा रहे हैं, क्लियर है। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन बहुत फेमस है कि इसमें निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के ई मैक्स तक है तो सबसे ज्यादा एनर्जी कितनी होगी। तो सीधी सी बात है यार, के ई मैक्स किस वजह से निकला है यार, के ई मैक्स किस इलेक्ट्रॉन का होगा, के ई मैक्स सरफेस इलेक्ट्रॉन का होगा, ठीक है यार। मान लिया ये सारे फोटोन ई एनर्जी के गिराए जा रहे हैं, नहीं तो क्या बताओ ई एनर्जी से गिराए जा रहे हैं। अच्छा यार, एक बात मुझे और करना है कि एक मिनिमम एनर्जी से कम एनर्जी होने पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं, ये भी मैंने बोला था, है ना। और उस मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, एक नाम है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है, फाई से डिनोट करते हैं मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, हाँ, टू emit an electron by some metal plate। यानी किसी मेटल प्लेट से कम कितनी एनर्जी चाहिए, हर मेटल के लिए वो अलग अलग होता है कि किसी मेटल प्लेट से कितनी एनर्जी की जरूरत है कम से कम, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। फाई से डिनोट करते हैं, है ना, जूल में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी यूनिट होती है। तुम कहोगे सर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, यार इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देने का ही एक तरीका है, ऐसे समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में अगर हम ई से मल्टीप्लाई करते हैं तो जूल में आ जाता है, बाकी बातें पोटेंशियल वाले टॉपिक में होती है। यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल होता है, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है यार। तो यार वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है। तो क्या उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग एक फ्रीक्वेंसी भी होगी, नहीं, और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नहीं, और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ भी होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड। यार देखो, क्योंकि ये भी एनर्जी है तो इसको हम एच न्यू लिख सकते हैं, क्योंकि ये खास एनर्जी है तो फ्रीक्वेंसी भी खास होगी और वेवलेंथ भी खास होगी, तो इसका नाम क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अच्छा एक बात और, क्या बताओ, जिस समय फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी उस समय वेवलेंथ, भाई ये नीचे है इसलिए, है ना। मैं कह सकता हूं यार कि अगर इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करना है तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए जिससे ऊपर चलेगा,
जिससे ऊपर चलेगा, तो क्या एक मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए जिससे नीचे चलेगा। बात समझो यार, क्या बताओ, एक फ्रीक्वेंसी जो न्यू नॉट से ज्यादा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, एक वेवलेंथ फोटोन की जो लैम्डा नॉट से कम है ना, तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। या इन जनरल कहे तो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ये बात समझ आ रही, एनर्जी वर्क फंक्शन ज्यादा होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज्यादा होना चाहिए, और लैम्डा नॉट से कम होना चाहिए। बात क्लियर है? नोट करते, स्क्रीनशॉट लेते चले जो पहली बार वाले हैं। तो अब यार ये मैंने कहा के मैक्स जो इलेक्ट्रॉन का आया है, फोटो ले ले बेटा, सब लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। कोई डार्क मार्कर यूज करे बेटा, ब्लैक से ज्यादा डार्क कोई कौन सा कलर होता है? कोई क्लास में है क्या अभी? हाँ कुछ बच्चे बैठे हैं मास्क लगा के, दूरी मेंटेन करके। सबको नहीं आना है भाई, सबको नहीं आना है, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन सही बोल रहे हैं रविंद्र कुमार यादव काफी एक्टिव हैं इसमें। रचित अग्निहोत्री को हंसी क्यों आ रही भैया, इसमें मैंने कौन सा मजाक किया है? ये क्या भैया इंजेक्शन लगा रखे मेडिको साहब? कौन सा चैनल? अरे गंगवार यार डीआर करके है, ठीक। इसी चैनल में आना भैया सबको, मोहल्ले वालों को, आसपास पड़ोस वालों को, सबको लेके आना है, ठीक। तो यार ये वर्क फंक्शन, उसके करस्पॉन्डिंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। क्या बताओ, मैं कह सकता हूं कि जो एनर्जी के पैकेट हम लोग फॉल करा रहे हैं वो एनर्जी इस लायक तो होना चाहिए कि यहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। यानी अगर बाहुबली की सेना का हर सैनिक एक सैनिक से ज्यादा स्ट्रांग है तभी वो उसको मार पाएगा। यहाँ पे यार वो विलेन हमारा इलेक्ट्रॉन है जिसको उसकी अंदर से जाके बाहर निकालना है। क्या मैं कह सकता हूँ यार ई को फाई से ज्यादा होना चाहिए तभी वर्क, ये फॉर्मूले का मतलब है। क्या ये फॉर्मूला मीनिंगलेस हो जाएगा अगर ई फाई से ज्यादा नहीं है? नहीं, तब के ई मैक्स ही मीनिंगलेस हो जाएगा, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो यार ये के ई मैक्स का फॉर्मूला है। कोई दिक्कत है यार के ई मैक्स का? अब तुम कहोगे सर फॉर्मूला तो कई तरीके से यूज किया जाता है, यही क्यों? तो मैं बता दूं यार, फॉर्मूले एक ही को मैं डब्बे के अंदर बंद कर रहा हूं, इतनी स्किल सबके अंदर होना चाहिए। क्या ई को मैं एच न्यू लिख सकता हूं या एस सी बाई लेमडा लिख सकता हूं, सबको पता है। इसी तरह से वर्क फंक्शन को मैं एच न्यू नॉट लिख सकता हूं या एस सी बाई लेमडा नॉट लिख सकता हूं। बात क्लियर है यार? अब क्या है कि ये देखा जाए तो 9 फॉर्मूले हो गए यार, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, है ना। तो इतने तरीके से नहीं, हमें मेन बात समझना है। फिजिक्स को यार ऐसे ही करोगे तो मैं इजी लगेगी, बहुत सारे फॉर्मूले लिखोगे तो यार के ई मैक्स के बहुत तरीके से डेटा क्या दिया है, न्यू नॉट दिया है तो ये लगाएंगे, लेमडा नॉट दिया है तो ये लगाएंगे। क्या बात कर पा रहे हैं? क्लियर है यार? के ई मैक्स का ये फॉर्मूला है। तो यार जब डिस्कवरी हो गई, सब कुछ एक्सप्लेन हो गया, तो ये तय करने के लिए कि फोटॉन्स कितने स्ट्रांग हैं, है ना, फोटॉन्स कितने स्ट्रांग है, एक टर्म डिफाइन किया गया, क्या? स्टॉपिंग पोटेंशियल। चलो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे अभी हम लोग आते हैं। मैं एक ग्राफ बनाने वाला हूं यहाँ पे, करंट वर्सेस पोटेंशियल ग्राफ। मैंने अभी थोड़ा देर पहले कहा कि फोटोन गिरे तो यहाँ एक क्लाउड क्रिएट हो गया इलेक्ट्रॉन का। क्या वो पूरा क्लाउड करंट में पार्टिसिपेट कर पा रहा था? क्या? मैंने कहा 10 करोड़ गिरे, 10 लाख इफेक्टिव टक्कर हुई, में से 1 लाख निकले जिसमें से 1000 करंट में। लेकिन क्या यहाँ क्लाउड तो पूरे 1 लाख का है, 90,000 यहीं पे कहीं नहीं मंडरा रहे हैं बट करंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एक प्लेट वोल्टेज उनके फेवर में लगा दूं तो मैं पता है यार कि अगर V का वोल्टेज यहाँ लगा दो तो हर इलेक्ट्रॉन को कितना फायदा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, E इंटू वी का फायदा हो जाएगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ ना के बराबर एनर्जी से निकला है, क्या यहाँ से यहाँ तक जाने में उसके अंदर E इंटू वी की एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी। अगर मैंने यहाँ V का वोल्टेज लगाया है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन भी स्पीड अप करते, यानी जो मरे मरे से इलेक्ट्रॉन थे उसमें बाहुबली ने जोश भर दिया इस पोटेंशियल के जरिए। पास में रहा, क्या ये पोटेंशियल उन मरे हुए इलेक्ट्रॉन के अंदर भी एनर्जी दे दिया? नहीं, बाद में वो कम्युनिकेशन करता है कि
मौत क्या है वगैरह वगैरह। तो ऐसा ही ये प्लेट वोल्टेज का काम है कि सारे इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या भर दिया, एनर्जी, और वो अब स्पीड बढ़ा बढ़ा के क्या करंट में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। एक डायलॉग मारा तो 10,000 और एक्टिव हो गए, एक और डायलॉग मारा तो धीरे धीरे, क्या बताओ ये वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे करंट बढ़ता जाएगा। लेकिन क्या बताओ जितने इलेक्ट्रॉन है जब सबके सब करंट में पहुंचने लगेंगे, क्या उससे ज्यादा करंट हो सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब कि अगर हम यहां पे डालने वाले फोटोन की संख्या फिक्स कर दें तो एक लिमिट से ज्यादा करंट, इस बात को जरा समझें कि अगर मैं प्लेट वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो वो ग्राफ एक लिमिट के बाद, यार पहले तो तेजी से रिस्पॉन्ड करेगा लेकिन एक लिमिट के बाद जाके सैचुरेशन में आ जाएगा। क्या वो लिमिट आई की मैक्सिमम वैल्यू, इससे ज्यादा करंट पॉसिबल नहीं है। क्या बात समझ रहे हैं? तो यार इससे ज्यादा करंट अगर पहुंचाना हो तो, अरे भैया पहले 10 करोड़ फोटोन डाल रहे थे अभी 20 करोड़ डालने लगो, यानी अगर मैं इंटेंसिटी बदल दूंगा तो उसका नया ग्राफ बनेगा और थोड़ा ऊपर बनेगा। क्या मैं कह सकता हूं I2 इंटेंसिटी I1 इंटेंसिटी से ज्यादा है? बात क्लियर है यार? पॉजिटिव पोटेंशियल का बिहेवियर समझ आया? पॉजिटिव पोटेंशियल उन मरे हुए इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को एक्टिवेट करता है ताकि वो करंट में पार्टिसिपेट कर सके। नहीं यार, जब मैंने कहा है I2 I1 से ज्यादा है तब मैंने ये भी कहा है कि फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है। अब मुझे बता यार, इस सेना का सबसे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन पहले जब 10 करोड़ फोटोन डाल रहा था, जब मैं 20 करोड़ फोटोन डाल रहा था तब सबसे ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बदल गया है या वही है? यार मैंने ई थोड़ी बदला है, मैंने उसकी काउंटिंग बदली है। अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स मैंने बदले हैं तो सेना काबिल नहीं हो गई है। अरे काबिलियत का मतलब है कि एक एक फोटोन की एनर्जी का बढ़ जाना, वो थोड़ी बदला है मैंने। तो क्या मैं कह दूं कि इस क्राउड में जो सबसे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे पहले करंट में पार्टिसिपेट किया था, अगर मैं नेगेटिव वोल्टेज उसके फेवर में देने के बजाय अपोज में देने लगूं तो क्या पता वो इलेक्ट्रॉन को रोका जा सकता है। अगर मैं सबसे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोक दूं तो क्या बताओ करंट होगा? अगर मैं सबसे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोक दूंगा तो करंट जीरो हो जाएगा। तो ऐसा अपोजिंग वोल्टेज क्रिएट करना, यानी यहां पॉजिटिव के बजाय कैसा वोल्टेज देना है? नेगेटिव वोल्टेज, जिससे करंट पूरी तरह से जीरो हो जाए। उस नेगेटिव वोल्टेज को क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? अपोजिंग पोटेंशियल है। अपोजिंग पोटेंशियल किस लिए दिया जाता है? हाँ, टू स्टॉप इलेक्ट्रॉन सच दैट इट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन करंट। बात समझ रहा है? तो क्या मैं कह सकता हूं इसी फॉर्मूले में के ई मैक्स के बराबर हमें इतना स्टॉपिंग पोटेंशियल देना है कि यार वो जो Q इंटू वी होता है या E इंटू वी होता है वो इसके बराबर हो जाए। बात क्लियर है? यार एक बात चल रही है इंटेंसिटी की यानी क्राउड की, और एक बात होती है क्राउड की क्षमता की। वो E से डिनोट होता है क्राउड की क्षमता, और क्राउड की भीड़ किससे डिनोट होती है? I से। यार भीड़ I है और क्षमता E है। बात समझ रहे हो? क्या बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, भीड़ पे या क्षमता पे? इंडिविजुअल की क्षमता, यानी हर फोटोन की क्षमता बढ़ेगी तो के ई मैक्स बढ़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। भीड़ बढ़ाने से क्षमता पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं फिर एक मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं, ये एक पुराने ग्राफ अगर हटा दिए हैं तो अब मेरा ग्राफ क्या है? अब मेरा ग्राफ है के ई मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी। नहीं, अच्छा जैसा मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं ऐसे बहुत सारे ग्राफ होने वाले हैं। देखो यार, क्या के ई मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ फॉर्मूला क्या बनेगा? के ई मैक्स का फॉर्मूला क्या है? एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो क्या वाई एक्सिस में मैंने के ई मैक्स ड्रॉ किया है ना, और एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी ड्रॉ किया है। इसका ग्राफ कैसा होगा यार? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से एक लाइन होगा जिसका c नीचे होना चाहिए। मैंने नीचे ग्राफ क्यों नहीं बनाया है? तुम्हें पता है कि फ्रीक्वेंसी की एक लिमिट से कम हो जाने पे के ई मैक्स का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होगा। तो ये ग्राफ कब शुरू होगा? न्यू नॉट से ज्यादा के लिए। क्या जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे के ई मैक्स भी बढ़ेगा? क्या बताओ ऐसा ही ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल का नहीं हो सकता? अरे भाई v में e से डिवाइड कर दो तो बिल्कुल उसी लुक का ग्राफ बनेगा कि नहीं? यार मैं बता देता हूं कैसे फॉर्मूला बनेगा। क्या v इक्वल टू बनेगा h बाई ई इंटू न्यू माइनस वर्क फंक्शन अपॉन ई। क्या ये भी तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का ही ग्राफ है?
यार इसमें स्लोप कितना हो जाएगा, h/e, और वर्क फंक्शन अपॉन ई क्या हो जाएगा, c। क्या लाइन ग्राफ ही इसका भी बनेगा कि नहीं? यार इसमें बताओ टेन थीटा की जगह मैं h लिख सकता हूँ? यार स्लोप या टेन थीटा एक ही बात है, कितना है, h। और इस ग्राफ में m कितना है, h/e, और c कितना है, 5/e। क्या मैं ग्राफ बार बार नहीं बना रहा हूँ, उसी तरह के ग्राफ यहाँ बन जाएंगे। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि लाइव क्लास की वजह से काफ़ी लंबी क्लास जा रही है, 1.5 घंटे हो चुके हैं। तुम लोग अभी आगे का माइंडसेट बना के आए हो? आधे घंटे और नहीं लग रहा। रात में पढ़ाई करिए देर तक? अच्छा, मैं सोच रहा था कि यार इतना सब कराया है, अगर मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा बड़ा सा, तो तुम लोगों को ये सारे क्वेश्चंस मैं थ्योरी पे कमांड आ जाएगा, बस एक क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन कवर करा दूंगा मैं। करेंगे सभी लोग? तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जितने तरह के न्यूमेरिकल संभव हो वो सारे कवर हो जाएंगे। क्या ये बात, ये हटा दे? तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ। थोड़ा थोड़ा अगर तुम लोग ट्राई करना चाहो तो पहले ट्राई करो, उसके बाद मैं फिर मदद करूंगा, ठीक है? और रही बात डी ब्रॉगली, आधे घंटे का टॉपिक है डी ब्रॉगली, बल्कि 15 मिनट का टॉपिक है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, है ना? अगर ये क्लास कंटिन्यू होती है तो फिर अभी रिवीजन चलता रहेगा, ठीक है? जितनी क्लास मिल जाती रिवीजन हो जाएगा, कोई बुराई नहीं है। फिर एक क्वेश्चन जिसके जरिए मैं सारे क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कैमरा इसकी तरफ है ना? ये सारे क्वेश्चंस हम लोग एक एक करके करेंगे, है ना? मैंने कोशिश किया कि इस क्वेश्चन में सारे तरह के जितने न्यूमेरिकल होते हैं सब कवर हो जाएं, ठीक है? संजीव सर की याद आ रही है लोगों को। भैया यार थोड़ा बहुत मेरे से भी पढ़ते रहो, संजीव सर से तो पढ़ ही रहो यार, क्या दिक्कत है? संजीव सर ने तो डिटेल में पढ़ाया यार, मेरे से थोड़ा शॉर्ट में पढ़ लो, क्या दिक्कत है? चलो यार, मिल जाएंगे एक दो क्लास के बाद, वो भी मिलेंगे भाई तुम लोगों को। हाँ, कोई बात नहीं, कभी ना कभी मिलेंगे। बहुत डिले के साथ चल रहा है। लाइव है अभी? तो क्वेश्चन के नाम पे लोग कम ही इंटरेस्ट दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले तो मैं बता दूं यहाँ पे लेमडा दिया है कितना, 4000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, एक मेटल सरफेस पे जिसकी इंटेंसिटी कितनी है, आई दिया है 2 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक एक करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन, मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन। यार मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, P इक्वल टू h/λ। h कितना होता है और लैम्डा कितना? हाँ, 4000 नहीं बेटा, 4000 इंटू 10⁻⁻10। यार सॉल्विंग से अगर बचना है तो मैं इसके आंसर तुम लोगों को बताता जा रहा हूँ, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी।
क्वेश्चन नंबर 2 आंसर मैं अभी बता दूंगा, अगर किसी ने कर रखा है तो मैच करा ले और आगे बढ़ जाए। ये सॉल्व करके आ रहा है 1.65 1.65 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यार मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता था, तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये मोमेंटम का आंसर है। अगला क्वेश्चन है एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है एनर्जी ऑफ फोटोन का? SC/λ। यार H की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, C की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8, लैम्डा की वैल्यू 4000 इंटू 10⁻10। अच्छा, ये आंसर जूल में आएगा या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? जूल में आएगा यार, वैल्यू रख के। क्या ये पूरे कैलकुलेशन में अगर मैं 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर दूं, मैंने कहा था यार इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में लाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए ये आंसर किस में आएगा? अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यानी इस पूरे के साथ इतना डिवाइड कर दिया जाए। तो यार ऐसा है कि इसमें जितना कैलकुलेशन आया है इतने पोर्शन का, और इतने पोर्शन के अलावा ये डिवाइड करने के बाद ये कैलकुलेशन एक बहुत बढ़िया वैल्यू आता है, वो वैल्यू हम लोग याद रखते हैं, है ना। 4000 के अलावा जितना कैलकुलेशन है वो आता है 12375। नीचे 4000 लैम्डा किस में था? एंगस्ट्रॉम में, या इसको कुछ लोग 12400 लिख देते हैं, डिवाइड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो आंसर किस में आ जाता है? यार बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये सारा कैलकुलेशन हमने एक बार इसलिए कर लिया है कि बार बार ना करना पड़े। और लैम्डा किस में होना चाहिए? एंगस्ट्रॉम में, तब ये आंसर किस में आता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो क्या एनर्जी निकाल ली है? एनर्जी हम लोग निकाल लेते हैं, ऐसे करेंगे तो एनर्जी निकालना आसान रहेगा। 400 डिवाइड बाई 4000, ये सॉल्व करने के बाद आ रहा है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ रहा है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3। यार ये न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कोई कितना भी कह ले कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन जब न्यूमेरिकल आता है तो गलती होने के चांस होते हैं। अगर हमने उस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे कर रखे हैं तो गलती नहीं होगी, नहीं किए तो गलती होगी, इसलिए करके रखेंगे तो ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। यार कितने फोटोन पर सेकेंड पर यूनिट एरिया फॉल कर रहे हैं, यहाँ कितने फोटोन फॉल कर रहे हैं। देखिए यार कितना एनर्जी है वो दिया है, कितना एनर्जी है वो दिया है, और पूछा गया कितने फोटोन फॉल कर रहे हैं पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो क्या ये भी तो एनर्जी 2 जूल पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। पता यार एनर्जी से फोटॉन्स की काउंटिंग कैसे निकालते हैं? मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्या? नंबर ऑफ फोटोन इक्वल टू टोटल एनर्जी डिवाइड बाई एनर्जी ऑफ वन फोटोन। यार टोटल एनर्जी जूल में दिया है, और ये हमें किस में पता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यह ध्यान रखना यार, ये गलती ना हो। अगर टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो ये भी किस में होना चाहिए? टोटल एनर्जी जूल में है तो ये भी किस में होना चाहिए? जूल में। तो टोटल एनर्जी हमारी 2 जूल पर सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ध्यान रखना यार, अगर ये पर सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ फोटॉन्स की काउंटिंग भी पर सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी। हाँ, ये इंटेंसिटी एनर्जी तो है, और इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट एरिया के लिए यूनिट सेकंड में एनर्जी होता है। बात क्लियर है? तो इसमें कितने से डिवाइड करना है? 3.1 से नहीं, 3.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻। क्यों यार? ये जूल में है तो ये भी किस में होना चाहिए? जूल में, तभी सही काउंटिंग आती है। बात क्लियर? मैं केवल दिखा रहा हूं कि क्या पैटर्न है, तुम आराम से बैठ के कभी ऐसे क्वेश्चन सब करोगे तो कमांड आ जाएगा। कितना आ गया यार? ये 4 इंटू 10⁻18 फोटॉन्स पर सेकेंड पर सेंटीमीटर। जैसी यूनिट एनर्जी की होगी उसी तरह की यूनिट फोटॉन्स की काउंटिंग की भी आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया यार। यार ये पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये यूनिट हमें बताता है कि किसी यूनिट एरिया पे घड़ी के एक टिक में इतने फोटोन गिरे हैं। अगले क्वेश्चंस क्या है यार, जरा उसी की कंटिन्यूटी में है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग इन एन एरिया
220 सेंटीमीटर स्क्वायर। यार ऐसा कोई फॉर्मूला तो मैंने बताया नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे यार इतनी समझदारी सबकी होना चाहिए, अगर पर यूनिट एरिया पे ये एनर्जी है, इतने फोटोन गिर रहे हैं, तो ज्यादा एरिया में कैसे निकालेंगे? यार ये यूनिट से समझ में आना चाहिए। एक एक नियम हमने बचपन से इसी दिन के लिए पढ़ा है कि अगर एक अमरूद 40 रुपए का तो 10 अमरूद 400 रुपए के। थोड़ा महंगे बता दिए मैंने। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4। यार इतने फोटॉन्स पर सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने फोटॉन्स होंगे? 4 इंटू 10⁻18 इंटू 20 कर देंगे तो ये अब यूनिट बदल जाएगी। अब यार पर नहीं लिखेंगे, अरे बे तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का फोटोन है तो इसकी यूनिट बन जाएगी फोटॉन्स पर सेकेंड। अब पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि एरिया से मल्टीप्लाई हो चुका है। यार इतने नंबर ऑफ फोटोन गिर रहे होंगे पर सेकेंड कितने एरिया में? इन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। यार बहुत सिमिलर, बहुत सीक्वेंशियल डिस्कशन है। अगला क्वेश्चन देखे जरा। यार एट ए टाइम इतने सारे क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा नीट में, लेकिन एक क्वेश्चन तो कभी भी आ सकता है, इसलिए मैंने सब कड़ियां जोड़ के एग्जाम्पल दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, टोटल नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग ऑन अ मेटल इन 10 मिनट। यार उसी की कंटिन्यूटी में क्वेश्चन है, कोई मुझे बताएगा क्या करना है? बाकी मैं कर दूंगा। यार क्या ये फोटॉन्स पर सेकेंड है? और क्वेश्चन पूछा 10 मिनट में कितने फोटोन। तो यार पर सेकेंड पता है 10 मिनट में कितने सेकेंड? 600 सेकेंड। तो क्या इस नंबर में 600 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ फोटोन इन 10 मिनट आ जाएगा? यार इन 10 मिनट 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। यार ये नंबर कितना आया, कोई मुझे बताएगा? यार ये आया था 8 इंटू 10⁻19। तो 8 इंटू 10⁻19 में 600 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ 22। 4.8 इंटू 10⁻2 फोटॉन्स गिरेंगे कितने मिनट में? 10 मिनट में। क्या ये क्वेश्चन समझ आ गया यार? अरे कोई दिक्कत है यार? मैंने एक ही क्वेश्चन में सारे फॉर्मूले फिट कर दिए यार, सब तरह की ऑल पॉसिबिलिटीज यहाँ कवर हो रही हैं। तो चलो यार एक ही बोर्ड में हम लोग सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अब बीच बीच में क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते रहे। इफ द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्वेश्चन में दिया है कि अगर वर्क फंक्शन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो पहला क्वेश्चन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दूसरा क्वेश्चन है केई मैक्स, तीसरा क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। हाँ अच्छा एक और बचा है, क्या क्वेश्चन है? अच्छा क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर 0.5% फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। यार ये लगभग एक्चुअल आइडिया के आसपास दिया गया है। क्या जितने फोटोन गिरते हैं सब इलेक्ट्रॉन थोड़ी निकाल देते हैं? कितने परसेंट? तो यार इतने फोटोन गिर रहे हैं और इतने फोटोन का कितना 0.5% निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा इतने इलेक्ट्रॉन्स। यार जब मैं फोटॉन्स कह रहा था तो रेडिएशन की बात चल रही थी, जब मैं इलेक्ट्रॉन्स कह रहा हूं मतलब इतने नंबर इलेक्ट्रॉन के बाहर आएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। क्या बात क्लियर है? अरे जितना परसेंट उतना परसेंट निकाल दिया। ये कितना आ गया भाई, कोई मुझे बताएगा? 10⁻19 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 10 मिनट में। 10 मिनट में क्या ये क्वेश्चन पर सेकंड के लिए भी पूछा जा सकता था? यार अगर ये पर सेकंड के लिए पूछा जाता पर सेंटीमीटर तो तुम ये मल्टीप्लाई करते, पर सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर पूछा जाता तो इसका 0.5% करते। यार इतनी समझदारी सब में होना चाहिए, जिस हिसाब से यूनिट उसी हिसाब से आंसर निकालेंगे। क्या 6th क्वेश्चन हो गया यार? 7th क्वेश्चन से पहले वर्क फंक्शन की चर्चा की है कितनी? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है यार? इतना वर्क फंक्शन है और पहला क्वेश्चन पूछा गया है, 7th क्वेश्चन पूछा गया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। यार 7 में के आगे जितने क्वेश्चन है उसके लिए ये मान के चलना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। हाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो यार वर्क फंक्शन को h0 लिख देते थे तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाता था। लेकिन अब समझदारी क्या दिखाना है यार? क्या ये जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चलेगा? नहीं यार, स्टैंडर्ड यूनिट जूल में चलेगा। यानी यहाँ 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करना है और h की वैल्यू कितनी? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7th का ए पार्ट। बी पार्ट क्या पूछा है?
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, कोई बात नहीं यार, इसी 1.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 को SC बाई लेमडा लिख दोगे, लेमडा आ जाएगा। अच्छा यार इस बार, हाँ हाँ H नीचे गया, उसको ये डिवाइड में ही तो किया, ये मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि हम इसको जूल में ला पाए। भाई ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी थी ना, उसको जूल में बदलने के लिए। क्या बताओ यहां से लेमडा कितना आ गया, लेमडा देखो यार SC डिवाइड बाई, यार एक चीज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था ना, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या पढ़ा था, E इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है 12400 डिवाइड बाई लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। तो यार हमें लेमडा का आंसर पूछा है, और अक्सर लेमडा का आंसर एंगस्ट्रॉम में ही पूछा जाता है, नहीं तो तुम अपने मन से बता दो लेमडा इन एंगस्ट्रॉम क्या होगा 12400 डिवाइड बाई ई इन ईवी, और ई तुम्हें ईवी में पता है कि नहीं कितना 1.1, तो लेमडा सॉल्व करके कितना आ रहा है, लेमडा आ रहा है 11250 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है यार, थोड़ी सी जगह बची और एक ही क्वेश्चन बचा है यार, ये सब स्ट्रक्चर बनाते चलो तभी तुम्हें समझ आया कितने तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। यार हमने केई मैक्स निकालना सीखा है, कैसे निकालते हैं केई मैक्स, ई माइनस वर्क फंक्शन, नहीं ई कितना है, हमने कितनी एनर्जी के फोटोन गिराए हैं, अरे अभी निकाला यार, हाँ चलो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, सी क्वेश्चन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और डी पार्ट है मैक्सिमम वेलोसिटी, तो केई मैक्स तो पहले निकालना ही पड़ेगा। बताओ कितनी एनर्जी के फोटोन्स हमने गिराए हैं 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, और कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है 1.1, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का केई मैक्स होगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी होगी। अगला क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, तो क्या काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ mv² रख सकते हैं, लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चलेगा, यार काइनेटिक एनर्जी जूल में होगी तभी स्पीड मीटर पर सेकंड में आएगी, तो इसको हम क्या कर देते हैं, ठीक है m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10 पावर, क्या इसको सॉल्व करके हम v ला सकते हैं। यार ये पूरा क्वेश्चन अपने आप में एक कह सकते हैं कि जितनी भी हमने अब तक थ्योरी पढ़ी है उसको परफेक्शन में लाने का तरीका है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं, 1 मिनट रुक जाए, तो आगे जो भी इंफॉर्मेशन होगी चैनल में दे दी जाएगी, अगर कोई आगे क्लास कंटिन्यू होती है तो टाइम पे आके कंटिन्यू कर सकते हैं। जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा या किसी वजह से छूट गया है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इतना भी फास्ट ना हुआ जाए कि कुछ समझ ही ना आए, क्योंकि फास्ट में इससे ज़्यादा हो सकता हूँ, ये तुम लोगों को शायद अभी धीरे धीरे पता चल जाएगा, अभी जितना फास्ट था उससे भी ज़्यादा, है ना। तो मुझे लगता है इतनी स्पीड ठीक है या फिर और फास्ट होने की ज़रूरत है, हाँ, क्योंकि इतने में ही मुझे कई लोगों के चेहरे उतरे उतरे से दिख रहे थे, और कई कमेंट भी आ रहे थे कि संजीव सर को बुलाओ, तो मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा मैं फास्ट हो जाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर मेरे जगह संजीव सर ही पढ़ाएंगे। ठीक है, हैप्पी मकर संक्रांति वंस अगेन, ऑल द बेस्ट, कीप ऑन स्टडिंग।